वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, हम देख लेते हैं कि कितने देर में वो लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टाइम को सेव करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। हाउ आर यू डूइंग एवरीवन? मुझे थोड़ा सा अपना बता दें, आप लोग सब खैर खैरियत से ठीक ठाक हैं? यस यस मैम, मैम, ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त हो गया। और अभी ये हमारा आज छठा सेशन है मेरे ख्याल से। और छठा भी नहीं है, कितना है काउंट पता है? यस मैम, सिक्स टाइम। हाँ, सिक्स सेशन हो चुका है और किसी ने अभी तक शक्ल मरियम के अलावा मुझे नहीं दिखाई। आप लोग क्या जरूरी है कि तैयार होके ही बैठना? मैं तो चलो, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग आगे जाके हमने बहुत सी चीजों को इस पे काम करना है, तो यू पीपल कैन अपीयर फॉर शॉर्ट टाइम और फिर चल जा सकते हैं कम से कम। जैसे सुजूक को भी मैंने नहीं देखा, ये माइसा इरफान जो है उनको मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि दिखती कैसी हैं ये। इंस्ट्रक्टर का देखना भी तो जरूरी होता है ना, या नहीं जरूरी होता? चुप्पी लग गई है मरियम, है ना? एनी हाउ, मैं अभी प्रेजेंटेशन अपनी ओपन करती हूँ ताकि बेहतर तरीके से हम स्टार्ट कर सकें। आप लोगों को फीडबैक फॉर्म रिसीव हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? नो मैम। नो मैम। अच्छा, थर्ड सेशन के बाद आप तक फॉर्म चले जाना चाहिए था। एनी हाउ, मैं चेक करती हूँ कि वो उसका अपडेट क्या है। हमारे पास अक्सर आ जाती है तो। एनी हाउ, साइकोपैथोलॉजी पे हमारी बात हो रही थी, कल हमने थोड़ा सा कनेक्ट किया था। कल के लेक्चर पे आप में से मरियम आप थी सिर्फ, बाकी आप दो लोग नहीं थे शायद, या आप दोनों में से कोई था? नो मैम, नहीं आ सके। दोनों नहीं आ सके थे ना, इट्स टोटली फाइन। मरियम, अगर थोड़ा सा इनके कल कल के हवाले से कोई ओवरव्यू दे सको, व्हाट वी वर प्लानिंग एंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, कुछ याद हो अगर तो। हम लोग वैसे डीएसएम का वो डिस्कस कर रहे थे कि डीएसएम में वो, क्योंकि हम डीज पहले पढ़ चुके थे तो उसके अलावा हमने वो चीजें देखी थी हम्म। कि क्यों इसको स्टैंडर्ड क्यों रखा गया है। और इसके अलावा इसी मतलब डीएसएम के अराउंड ही हमारी सारी बातें हो रही थी। हम्म। अच्छा, डीएसएम के साथ साथ हमारा जरूरी है। मुझे ना पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, क्या क्या बताऊं क्या ना बताऊं। कोई इशू नहीं है बेटा, थैंक यू सो मच। बेसिकली हमारी डिस्कशन इंट्रोडक्शन टू डीएसएम ही थी। थैंक यू मरियम। डीएसएम का क्राइटेरिया क्यों स्टैंडर्डाइज किया गया है, साइकोलॉजिस्ट के लिए क्यों जरूरी है, डीएसएम का एक्चुअली फैसिलिटेट कैसे करता है हमें स्क्रीनिंग में, रिपोर्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, केस असेसमेंट में, ट्रीटमेंट में। एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया हमें प्रोवाइड करता है। ओवरऑल हमारी डिस्कशन और ओवरऑल हमारा जो केस इंडिविजुअल भी, हमारे कुछ केसेस के रिगार्डिंग जो डिस्कशन हुई थी इसी तरह से थी। साइकोपैथोलॉजी, क्योंकि इस वीक का हमारा जो टोटल मॉड्यूल था वो था साइकोपैथोलॉजी और उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन और डीएसएम के साथ आप लोगों को कनेक्ट करना। अब साइकोपैथोलॉजी का तकरीबन जितने स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होता है कि ये स्टडी ऑफ माइंड है, जिसमें हम सफरिंग्स को देख रहे होते हैं, डिस्टर्बेंसेस को देख रहे होते हैं। साथ ही हम कोर एरिया जो साइकोपैथोलॉजी एड्रेस करता है उसमें इटियोलॉजी देख रहे। इटियोलॉजी यानी कॉजेज क्या है, फैक्टर्स क्या है, किन रीजंस की वजह से क्लाइंट को ये डिस्टर्बेंसेस या डिस्ट्रेसेस स्टार्ट हुए हैं। अब ये जो कोर एरिया है ना, कोर एरियाज के साथ साथ अगर देखा जाए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको, जैसे कल भी मैंने बताया था कि बाइबल के तौर पर हम डीएसएम को लेके चल रहे होते हैं ना, और उसी में सारे वो स्टैंडर्डाइज क्राइटेरियाज किसी भी इलनेस को लेके, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ की इलनेस को लेके डिफाइन किए गए हैं। तो बेहतर प्रैक्टिशनर जो है, या जो भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है, वो डायग्नोज और ट्रीटमेंट डिजाइन कर सकता है जनरल लेवल पे। अब जो हमारा साइकोपैथोलॉजी की कॉमन चीजें हैं ना, उन पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि जब केस हिस्ट्रीज हम ले रहे होते हैं, केस स्टडी हम ले रहे होते हैं, जब केस की कंसेप्चुलाइजेशंस पे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो ऑब्जर्वेबल इंडिकेटर होते हैं ना, वो एक एक साइन और सिम्टम पलक झपकना होता है।
तो साइकोपैथोलॉजी के थ्रू हम सीख रहे होते हैं कि किस तरह से सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा वर्ड लिखना है, क्या वर्ड इनडायरेक्टली होगा, क्या पैसिव होगा, क्या एक्टिव होगा। वो सारी चीजें जब पैथोलॉजी का सब्जेक्ट आप पूरी तरह से लर्न कर लेते हैं और डीएसएम की वर्ड डिक्शनरी को अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मैं जैसे कल भी आप लोगों से क्लास में कह रही थी कि अभी तक हम डीएसएम से फैसिलिटेशन ले रहे होते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज एक ऐसी है जिसके थ्रू हमने इंटरेक्ट करना होता है थ्रू अपनी डॉक्यूमेंटेशन, ट्रीटमेंट प्लान, क्योंकि लेटर ऑन लीगली बहुत सी चीजें हमारे ऊपर आ सकती हैं अगर कोई केस रिपोर्ट भी हो तो सो वो स्टैंडर्डाइज अप्रोच क्या है उसको साइकोलॉजिस्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इटियोलॉजी क्या है, कहाँ से फिर कोर्स ऑफ एक्शन क्लाइंट का डिजीज का शुरू होता है या इलनेस का शुरू होता है, वो एपिसोडिक वाइज जा रहे हैं या क्रोनिक वाइज जा रहा है या एक्यूट फेज है, कौन सी फेज है, उस फेज को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। डायग्नोसिस के लेवल पे, क्योंकि अभी तक हमने क्राइटेरिया को अभी तक खुल के नहीं पढ़ा, किसी भी डिसऑर्डर को अभी तक खुल के हमने नहीं पढ़ा, हम जनरल डिस्कशन पे जा रहे हैं। तो इस सारे में कोर जो होता है, कोर डीएसएम साइकोपैथोलॉजी का अगर कहा जाए इन डीएसएम, वो टोटली आपके ये डिसऑर्डर्स हैं। मैंने कल भी पूछा था कि आप लोगों को कौन कौन से डिसऑर्डर्स आइडिया हैं, तो बहुत से बच्चियों ने अपने साथ ये रिलेट किया था कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं। अब डिसऑर्डर्स की लेबलिंग यही है, मतलब हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे 9 एक एरिया हैं जिनके अंदर हम रिवॉल्व कर रहे होते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। उन्हीं के अंदर फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। अब जो सब कैटेगरीज आती हैं वो वन बाय वन तो नहीं, लेकिन पहला एग्जांपल जो मूड डिसऑर्डर है, जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमएमडी के अंदर भी हम डाल रहे होते हैं। मैं अभी भी उसके क्राइटेरिया पे नहीं गई बच्चों, मैं डायरेक्ट जंप कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का ये जो प्रैक्टिकल कोर्स हमने कनेक्ट किया है ताकि आपको कुछ केसेस के साथ कनेक्ट कर सकें, और फिर केसेस के बाद कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आपको रिकमेंड करें जिसकी बेसिस पे आप अपने केस को रिपोर्ट करें, एनालाइज करें और तैयार करें अपने आप को कि मैंने क्लिनिक में क्या करना है, या मैंने अगर किसी हॉस्पिटल में किसी सुपरवाइजर के साथ काम करना है तो मैंने क्या करना है। ये कोर्स उस इस सारी इस्टेब्लिशमेंट में आप लोगों के साथ फैसिलिटेट कर रहा है आपको। सो जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट, अब मैं थोड़ा सा केस पढ़ लेती हूँ फिर क्राइटेरिया को डिफाइन करती हूँ। ये स्लाइड यहाँ पे मेंशन इसलिए हुई है कि हम जनरली जब मूड डिसऑर्डर को देखते हैं तो 5 मेजर एलिमेंट देख रहे होते हैं: नींद, खाना पीना, उसका इंटरेक्शन, आइसोलेशन कितनी है, किस तरह से रिलेशनशिप बिल्डिंग है, और उसकी रिप्रोडक्टिव या सेक्स एक्टिविटी किस तरह से जा रही है, या रिलेटेड टू लाइफ किस तरह से उसकी जा रही है। सो इसमें रिस्क भी, सेक्स के साथ हम रिस्क भी आइडेंटिफाई कि सुसाइड कितना है। तो जैसे मैंने केस हिस्ट्री में आप लोगों को बताया, तो ये 5 एलिमेंट्स के साथ हम मूड डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अगर प्लस 5 साइन और सिम्टम्स उसके पॉजिटिव आ जाते हैं तो हम फॉर्मुलेट करते हैं कि ये इम्पेयरमेंट है, इसकी फंक्शनल डिफिकल्टी के अंदर है, प्रॉपरली क्लाइंट और मूड डिसऑर्डर के अंदर जा रहा है। अब क्योंकि इसमें मजीद मूड डिसऑर्डर के बैक एंड पे बहुत सी ऐसी मेडिकल कोई डिजीज हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई बाज़ मॉडिफाई, आप बहुत से क्लाइंट्स के अंदर एंजाइटी ने शक्ल ली होती है डिप्रेशन की, बाज़ बहुत सी ऐसी एपिसोडिक जो जिसमें हम ये कहें कि मूड के अलावा आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बेसिस पे डिप्रेशन के अंदर क्लाइंट क्या होता है। तो वी नीड टू असेस के उसका इमोशनल फेज कैसी है, कग्निटिवली वो कैसा सोच रहा है। जैसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर हम उसकी पूरी कग्निशन की मैपिंग करते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि किस तरह से क्लाइंट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है टूवर्ड हिज लाइफ और इनर वर्ल्ड में उसके क्या चल रहा है। फिजिकल सिम्टम्स उसमें हम जरूर हॉलिस्टिकली एड्रेस कर रहे होते हैं। आजकल लोगों को टेम्परेचर भी फील हो रहा होता है, स्टमक एक्स फील हो रहे होते हैं, बॉडी एक्स, हेड एक, शां शां की आवाजें आना, ऑल दिस जो यूजुअली क्लाइंट्स, आज जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई, वो कहती है मेरे कानों में से ना बहुत सीटियां बजती हैं मैम, विस्लिंग मुसलसल हो रही है, शी इज हैविंग एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स दैट टाइम। सो बहुत से लेवल पे हमें उन चीजों को असेस और चेक करना होता है। मूड डिसऑर्डर के अंदर 5 साइन सिम्टम्स उसके अगर पॉजिटिव आ जाते हैं, विद इन 2 वीक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर क्लाइंट हमारा जा रहा है। साइकोपैथोलॉजी के अंदर हमें जनरली ये आइडेंटिफाई करना है क्विकली, अगर हम किसी जगह पे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमसे कोई पूछता है या हमारे सामने कोई ऐसा केस आता है तो। अब मूड के बाद एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, और एंजाइटी के अंदर बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत, और मैंने उसमें से ओसीडी, ऑब्सेशनल कंपल्सिव डिसऑर्डर लिया है और यहाँ पे एक्सप्लेन आप लोगों के साथ कर रही हूँ कि जो रिपीटेटिवली हमारे यहाँ जो रिपीटेटिवली काम करने वाला है ना, जिसमें वॉशिंग, हैंड वॉशिंग भी है, वो
ऑब्सेशन लेवल पे है या कंपल्शन पे है, तब कंबाइन अगर हो जाता है तो फिर ऑब्सेशनल डिसऑर्डर्स पे उसको लेके जा रहे होते हैं, उसी की बेस पे फिर उसके इंसाइट्स क्या हैं, रिड्यूस किस तरह से इंसाइट उसकी इंसाइटी करनी है। ऑल दो वो ट्रीटमेंट प्लान में सारी चीजें हमारा जो 5th मॉड्यूल है उसके अंदर हमने ट्रीटमेंट प्लान को अलाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो वो सारी चीजें फिर इसके अंदर फिर, लेकिन ये है कि आपको कम से कम एज एन स्टूडेंट ऑन द बेसिक लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग ये रखनी होगी कि मूड डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर बात का मिक्स भी आते हैं, और मिक्स से हमने कैसे उसे सेपरेट करना है, उसकी कैटेगरीज को बहुत आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे ये इसी पीटीएसडी के अंदर आ रहा है ये केस, ये स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर हम लोग यूजुअली लेबल कर देते हैं कि ये ट्रॉमा का इशू है या एंजाइटी की डोमेन के अंदर ही ये वाला है। अब क्योंकि एक्सपोजर कितना हुआ, इंट्रूसिव थॉट सिम्टम्स कितने हैं, अवॉइडेंस कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 1 है, मोर देन 1 ईयर, पास का ईयर्स टू ईयर हिस्ट्री के साथ क्लाइंट रिपोर्ट होता है आपके पास। और जब इतनी रिच हिस्ट्री के साथ रिपोर्ट होता है तो वन वन लेयर को आप जब वो कर रहे होते हैं तो साइकोपैथोलॉजिकल जो टर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो लॉक किए गए हैं कि यार इतने टाइम तक आप ट्रीटमेंट ये दे सकते हो, इतना दे सकते हो, ये दे सकते हो, वो सारा वहां पे मेंशन हुआ होता है। और अगर आपको लगे कि नहीं यार दिस इज नॉट वर्किंग, बस यूजुअली ये होता है कि जैसे एक्सपोजर थेरेपी पे क्लाइंट के साथ हम पीटीएसडी में मैं यूजुअली जा रही होती हूँ कि उसको फ्लाइट का डर है तो बासकत हम एयरपोर्ट चले जाते हैं। इसी तरह से एयरपोर्ट से मुराद सिर्फ एक्सपोजर देते हैं, या मैं कोई ऐसी गेमिंग जोन में उसको ले जाती हूँ। तो बहुत सी चीजों, इवन वॉशिंग का जो है, मैं इवन अपने क्लिनिक में बैठे बैठे वॉश के साथ लिंक करके उसको बार बार वो करवा रही होती हूँ। लेकिन क्योंकि पास्ट ट्रॉमा है तो पास्ट ट्रॉमा की विजुअलाइजेशन पे ज्यादा मैं लेके जा रही होती हूँ कि एक्सपोजर पे जाओ, विजुअलाइजेशन करो, फिर उसको कनेक्ट करो, वो सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे आ रही होती है। लेकिन लेयर्स जो हैं आपको आइडेंटिफाई एज अ साइकोलॉजिस्ट पहले करनी है कि क्लाइंट अवॉइडेंस पे है, वो जो 5D का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा करती हूँ, तो डेविएंस है, डिस्ट्रेस है, डिसफंक्शन है, किस लेवल पे जा रहा है। तो आप लोगों ने डीएसएम का क्राइटेरिया वहां से आइडेंटिफाई करना है और ये करना है। अब ये शॉर्ट शॉर्ट केसेस को मैंने सिर्फ साइन सिम्टम्स के साथ मेंशन किया हुआ है। अब जो 26 साल का एक मेल एक्सेसिव वरी के साथ आपके पास रिपोर्ट होता है और फ्यूचर के फियर्स के साथ, अच्छा एक चीज को जरूर ये याद रखिएगा कि डिप्रेशन और एंजाइटी का क्लाइंट क्लियर इंडिकेशन देता है। जो डिप्रेशन का होता है वो पास्ट में फंसा होता है यूजुअली मैक्सिमम टाइम, और जो एनजाइटी के क्लाइंट आपके पास रिपोर्ट होते हैं वो फ्यूचर में जाके फंसते हैं बहुत ज्यादा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उन्हें डर रहता है, उन्हें खौफ रहता है, ये हो गया, ये हो गया, मुझसे हो गया, रिग्रेट हो गया, गिल्ट हो गया, वो सारी चीजें आपकी डिप्रेसिव एपिसोड में क्लाइंट आपको शो कर रहा होता है। तो आपके लिए डायग्नोसिस बिल्ड करना वहां पे आसान हो जाता है क्योंकि आपकी स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर वही चीजें मेंशन हुई हुई हैं। लेकिन क्योंकि जनरलाइज ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर ही आ रहा है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उसमें टोटली नॉर्मल और पैनिक अटैक्स में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो डिसऑर्डर है, ये क्योंकि न्यूरोसिस के अंदर ज्यादातर आ रहा है। अच्छा डिप्रेशन और शिजोफ्रेनिया दोनों न्यूरोसिस से लेजिमिटेट हैं, हम इन्हें कहते हैं कि ये निकले उधर से ही हैं क्योंकि न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इन दोनों डिसऑर्डर्स के अंदर देखने में आते हैं। तो अब क्योंकि आई थॉट अर्थक्वेक हुआ है। अच्छा सो इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे ना 19 ईयर ओल्ड हमें हमें चेक करना होगा। और सबसे चैलेंजिंग क्लाइंट जो होता है वो पर्सन, मैंने जो अपनी प्रैक्टिस के अंदर, लेकिन शिजोफ्रेनिया का वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा होता है, वो पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ आपके पास रिपोर्ट हो रहा होता है, हियरिंग ऑफ वॉइसेस है, सोशल विड्रॉल इतना आ गया है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच है या डिसऑर्गेनाइज उसका बिहेवियर इतना ज्यादा होता है, हेलुसिनेशन डिल्यूजन, आपके नेगेटिव सिम्टम्स अगर पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब की सिम्टम्स आपके पास आ गए, आप आसानी से उसको लेबलिंग के लेवल पे लेके जाके ट्रीटमेंट के अंदर लेके जा सकते हो। फंक्शनल डिक्लाइन कितना है, क्रोनिसिटी उसके अंदर कितनी मार्क हो रही है, ये सारा आपने चेक करना है। अब बाइपोलर, अब मूड डिसऑर्डर के अंदर भी बाइपोलर 1 बाइपोलर 2 ये सारी पढ़ी हैं आपने, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही। अगर जिसने नहीं पढ़ी मुझसे सवाल जरूर पूछिएगा, एंड ऑफ द डिस्कशन वो सारी चीजें मैं क्लियर करती जाऊंगी आप लोगों को। अब ये जो 32 ईयर ओल्ड क्लाइंट जो है फीमेल है, अल्टरनेटिवली बिटवीन यूफोरिक हाइज के साथ आपके पास
यूजुअली क्लाइंट जाके आके कहते हैं कि यार इसका पता ही नहीं चलता, ये कभी इतना इतना एनर्जेटिकली काम कर रहा होता है और कभी बिल्कुल पड़ा होता है। इस तरह के लफ्ज यूज कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर जो रिपोर्ट किए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा खुशबाश है, या बहुत ही ज्यादा कुछ दिनों में तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है, और कुछ दिनों में इसका समझ नहीं आती हुआ क्या है। तो बाज का ग्रेनोसिटी भी हो सकती है, डिक्रीज स्लीप हो सकती है, इम्पल्सिविटी है। अच्छा, ग्रेनोसिटी ना मिक्स करती है कभी कभी ईगो के साथ, कभी कभी कॉन्फिडेंस के साथ, कभी कभी उसके सुपीरियर जो कॉन्सेप्ट्स हमारी सोसाइटी के अंदर है ना, हम कुछ लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं, और व्हेन व्हेन विल कंट्रास्ट विद दैट, तो वहां पे ये ग्रेनोसिटी बास्कत मिक्स्ड फील होती है क्लाइंट के अंदर। तो आप लोगों ने वहां को भी ना असेस करना है कि ये लर्न स्पिरिचुअल किसी बिहेवियर पे तो नहीं आया हुआ, या खुद के लेवल पे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट सेल्फ एस्टीम को या अपनी सुपर ईगो को तो नहीं कर रहा। तो उस चीज को आपने आइडेंटिफाई करना है, ताकि उसकी मैनिक एपिसोड है उस चीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए और फिर ट्रीटमेंट के लेवल पे लेके जाया जाए। अब आ जाता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में सिर्फ बॉर्डरलाइन, कल मेरे ख्याल से मरियम आपने डिस्कस किया था कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के हवाले से रिपोर्ट करते हैं क्लाइंट। तो यू आर वेरी राइटली, एक तो बॉर्डरलाइन के साथ, और ज्यादातर जो फॉरेंसिक के अंदर या जितना भी लॉ एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के अंदर, जैसे यूजुअली ओपन कचहरी लगती है यहाँ पे पुलिस लाइन के अंदर भी, और ऊपर इस्लामाबाद के अंदर भी ना F8 में। तो ओपन कचहरी में ये होता है कि फैमिलीज आ रही होती हैं, फैमिलीज आके अपने बच्चों को रिपोर्ट करती हैं, या डोमेस्टिक केसेस के अंदर। तो यूजुअली मुझे इसलिए बुलाया जाता है कि मैम देखिए ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है, बच्चा इतनी दफा अब्यूज कर चुका है। जेवेनाइल के केसेस भी होते हैं, यहाँ तक कि मेरी एक्सपर्टीज उस लेवल की नहीं है, लेकिन मैं वॉलंटियर करती हूँ ओपन कचहरी को। तो उस लेवल पे सबसे ज्यादा ना जो केसेस आते हैं, वहां पे एंटी सोशल पर्सनालिटीज के डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, या रिबिलियस एटीट्यूड्स के साथ बिल्ड हुए डिसऑर्डर बेस्ड है, कि वो टोटली डिक्लाइंड होके अपनी लाइफ के साथ वो डिप्रेसिव एपिसोड में गए होते हैं, या एडोलेसेंट डिप्रेशन के साथ भी क्लाइंट वहां पे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो हमें किसी भी एरिया के अंदर अगर क्लाइंट आपको, आप उसको चेक कर रहे हो, चाहे वो क्लिनिक के अंदर है, चाहे वो जेल के अंदर है, या चाहे ओपन कचहरी है, या इवन आप कम्युनिटी के अंदर जब सर्विस दे रहे होते हो, जब कैंप्स लगते हैं, तो इस तरह के केसेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिटेल्ड हमें वो चाहिए होता है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के जितनी भी आपको ट्रेड्स चेक करनी है, या डीएसएम के रिलेटेड कुछ इंटरपर्सनल जो उनकी ट्रेड्स के ऊपर काम करना है, वो पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ने वाला बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि ये यूजुअली हम परसीव्ड, हमें माशरे से कुछ और किया होता है, हमारी बाइसेस वहां पे बहुत ज्यादा बिल्ड हुई होती हैं। तो हम क्या करते हैं, बास्कत स्किप कर जाते हैं या गैप दे देते हैं, या हम बास्कत हम क्या करते हैं, वो उस चीज को नॉर्मलाइज एज अ साइकोलॉजिस्ट भी डाल देते हैं कि यार ये तो ये आसान है, ये वो। हालांकि वो ट्रेड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। तो हमें उस चीज में बहुत ज्यादा अटैचमेंट स्टाइल्स के लेवल पे अगर देखना है, या कौन सी चीज रूट हुई हुई है, उस चीज को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब क्योंकि ये साइकोपैथोलॉजी के अंदर हमने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, हमारा जो अगला 4th मॉड्यूल होगा वो हम स्क्रीनिंग पे जाएंगे। स्क्रीनिंग यानी हमारे स्केल्स के लेवल पे हम जाएंगे। ऑब्जर्वेशनल मेथड भी काफी हद तक हमारी ओरिएंटेशन हो चुकी है। और 5वां और छठा हमारा असेसमेंट के बाद ट्रीटमेंट पे, जनरल ट्रीटमेंट जो भी क्विकली पेशेंट को दिया जा सकता है, उस पे बात होगी। ये जो साइकोपैथोलॉजी और नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, ये सारे ये 5 Ds के अंदर आपको याद होगा, जब मेरा आपके साथ एमएससी पूरा हो रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ये, वहां पे भी मैंने एक फॉर्मूला 5 Ps का बताया था। अब आप इस फ्रेमवर्क को भी याद रखिएगा। ये फ्रेमवर्क भी आपको जनरल लाइफ के अंदर जो एज अ प्रैक्टिशनर आपको बड़ा हेल्प करेगा, क्विकली आपको रिस्पॉन्ड करेगा। यानी डिस्ट्रेस कितना ज्यादा है मेरे क्लाइंट में, डिसफंक्शन कहाँ कहाँ हुआ है, डेविएंस कहाँ कहाँ आ रही है, डेंजर में जा सकता है या नहीं जा सकता, किस हद तक रिस्क है, और ड्यूरेशन टोटल कितनी हुई है। देखो बात ना डीएसएम के अंदर जो हमारे क्राइटेरिया, जैसे मैं अभी आपको अगला टास्क भी देने वाली हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी मिक्स्ड, कभी किसी वीक, किसी के अंदर 2 वीक का मेंशन हुआ है, किसी के अंदर, हालांकि अब तो ड्राफ्टेड और डिजाइंड हो चुका है कि 2 वीक के ड्यूरेशन के साथ ही आप डायग्नोसिस बिल्ड कर रहे हैं डिप्रेशन का। लेकिन पहले 1 महीना था, उससे पहले 6 महीने थे। तो बास का बहुत सी चीजें ना टाइमलाइन के साथ वो हो जाती हैं। इसी तरह से एंजाइटी के अंदर अगर ड्यूरेशन हमारे पास 1 मंथ आ रही है, 6 मंथ आ रही है, बास का हमारी ड्यूरेशन हमें समझ नहीं आ रही होती, उसको एग्जैक्ट हमने करना होता है। तो आप क्विकली जब अंडरस्टैंड करेंगे नॉर्मल बिहेवियर के साथ साइकोपैथोलॉजिकल जो बिहेवियर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तो आप बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे अपने क्लाइंट का।
असल में तो हमारी जॉब है कि हमने एनालाइज करना है केस को, उसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करनी है, और वो भी साइंटिफिक बेस पे। कोई ऐसी नहीं कि जनरली हमने कह दिया, क्योंकि सब लोग तो यहाँ पे स्कॉलर्स बने होते हैं ना, तो आप क्या कैसे साइंटिफिक वे में उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने मेंशन कर दी थी, लेकिन केस को यहाँ मेंशन कर दूंगी कि ये केस मैं आपको दे रही हूँ, और ये जनरल सा केस है, इसको डिस्कशन को ओपन करती हूँ तो हम इस पे देखते हैं कि क्या चीजें आगे वो होती हैं। केस के साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ मैं मेंशन, सॉरी व्हाई इट्स नॉट गोइंग, इसमें ना प्राइमरी डिसऑर्डर्स जो हैं, आपका जो इस वीक का टास्क है, थ्रू आउट आपने जब भी, अब आप मैं डिस्कशन ओपन करती हूँ तो उस पर बताइएगा, लेकिन मुझे जो आप लोगों से चाहिए होगा वो चाहिए होगा कि प्राइमरी डिसऑर्डर्स आप लोगों ने कहाँ तक अंडरस्टैंड किया, उसकी कैटेगरीज क्या है आपके आपके ख्याल में, और उसके बाद जो आपने कोई भी केस ऑब्जर्व किया है, चाहे ये वाला केस लेते हो या पिछले 5 केसेस मैंने जो आपको सेंड किया उनमें से कोई डिसाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग चीजों को 5वें पॉइंट पे अभी नहीं जाइएगा ना, चौथे पॉइंट पे जाना है, ये पहले 3 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को स्टॉप करती हूँ, मैं डिस्कशन के लिए ओपन करती हूँ, क्योंकि आज मेरा तकरीबन 1 ही घंटे का आप लोगों के साथ सेशन था, लेकिन मैं क्योंकि ये कल भी खत्म कर सकती थी, मैंने कल इसलिए खत्म नहीं किया कि कुछ चीजें डिस्कशन बेस्ड रह जाती हैं और फिर टाइम की कमी की वजह से फिर हम वहां रुके ना। तो फोरम इज ओपन। अभी तक साइकोपैथोलॉजी को हमने सिर्फ हल्का सा डाइव इन किया है। यहाँ तक कोई सवाल? गर्ल्स मुझे सुन रही थी आप? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए सब प्लीज। मैम मैंने ना इतना एक्सपोजर नहीं है बाहर की तरफ, इतना मैंने कभी किसी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया अभी अभी तक। मैं अभी जो स्पेशली एडमिशन लिया है साइकोलॉजी में, तो मुझे इतना एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का। लेकिन मैंने अक्सर सुना है सबके उससे सुनते हुए कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। लेकिन पढ़ते हुए अगर देखें तो नार्सिसिस्टिक बताता रहता है कि बस वो अपने आप से सेल्फ को देखता है। ऑब्सेसिव जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी नीट और क्लीन और सफाई के पसंद का होता है। तो इनको हैंडल करना मुश्किल क्यों होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, पहले तो डिफरेंशिएट कर देती हूँ, जो एनजाइटी डिसऑर्डर के अंदर जैसे गैड है, ओसीडी है, पीटीएसडी है, ये डिफरेंट हैं, ये प्रॉपर हाइलाइट्स के साथ आते हैं। मतलब इसे आप एनजाइटी में डाल रहे होते हो। और जो आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, जिसमें नार्क है, आपके पास एंटी है, आपके पास बीडी है, बीडीएज्म है, बहुत से और इसमें फैक्टर्स आते हैं। अब पर्सनालिटी का मसला ये होता है कि लोग समझते हैं मेरी खसलत का पार्ट है, हालांकि उन्होंने बाज़ लर्न किया होता है या ट्रांसफर, ये तो जेनेटिकली, जैसे डिप्रेशन का जेनेटिकली ट्रांसफर आप कहते हो कि स्टडीज रिपोर्ट करती हैं, इसी तरह से पर्सनालिटी के भी आदात जैसे हम कहते हैं ना, तो जो जेनेटिकली मेकअप के रिकोड के साथ आपके पास आ चुकी हैं, तो उसकी बेसिस पे उसको रिकोड करना, डीकोड करना, रीचैनलाइज करना और रीट्रीट करना और रिक्रिएट करना। तो हम तो बेसिकली हमारा रोल क्या होता है, हम थॉट रीडर्स होते हैं। थॉट रीडर से हम थॉट कन्वर्टर पे जाते हैं, और थॉट चैलेंजेस से हम साथ ही साथ थॉट मैनेजमेंट्स पे जा रहे होते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के लिए। लेकिन जिसका थॉट फंसा ही इस पॉइंट पे हो कि वो कहीं और ना फंसा हो, वो फंसा हो कि आई एम दिस, तो दैट्स वाई सम टाइम, ऑल दो ये जनरली जनरली क्योंकि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के एक्सपर्ट्स हमारे पास नहीं है, इवन मैं अपने लेवल पे भी बात करूं मुझे भी चैलेंजेस लगता है, पाकिस्तान में तो अभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डील करने वाला कोई एक्सपर्ट है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली, मेरी मेरी इंफॉर्मेशन में गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैंने डिप्रेशन के एक्सपर्ट्स देखे हैं, मैंने एंजाइटी के एक्सपर्ट्स देखे हुए हैं, शिजोफ्रेनिया के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स मैंने देखे हैं कि दे कैन ट्रीट एंड गिव यू प्रॉपर, और साइकोलॉजिकल उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। डेफिनेटली मैं क्योंकि साइकोसेक्सुअलिटी को ट्रीट करती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी 5-6 लोग ऐसे हैं जो अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर, लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, इवन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से भी अच्छे, देखो ऑटिज्म हमारा डील हो रहा है, हमारी काफी चीजें गवर्नमेंट के लेवल पे भी डील, पर्सनालिटी के लेवल पे क्योंकि पर्सनालिटी की तरफ ध्यान नहीं है उस तरह का। बेटा, जो आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, इंटरनेशनली भी इसके स्टडीज जो रिपोर्ट करती हैं वो इतना कोई हाई स्कोर नहीं शो करती, क्योंकि उसमें कम से कम मिनिमम टाइम पीरियड 6 मंथ होता है और मैक्सिमम 3 इयर्स होता है। जो अगर कोई पर्सन इस पर्सनालिटी ट्रेट के अंदर फंस गया, फर्स्ट मीन्स क्या गया, उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और वो लेबल हो रहा है, तो वो 3 इयर्स देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन डिप्रेसिव और बाकी साइन और सिम्टम्स उनको लग रहा होता है कि वाकई में रिलेट कर पाते हैं,
इन साइन और सिम्टम्स को वो रिलेट नहीं कर पाते। अस्वद, थैंक यू सो मच, प्लीज बताइए, मजीद ऐड करना चाह रही हैं मैम आप? मुझे ऐसा लगता है इसकी एक रीजन ये भी है कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसे आप एंटाई सोशल की बात कर लो या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर लो या आप नार्सिसिस्ट भी लगा दो, ये तीनों लोग एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ है ना कि एक स्पेशलिस्ट नहीं डेवलप हो सकता सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का। आई फील लाइक। अच्छा, वो आपने मेल मेल रॉबिन को सुनते हो ना आप? कोई सुनता है मेल रॉबिन को? और एक और है हमारे पास बड़ी अच्छी साइकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल, वो इंडियन साइकोलॉजिस्ट है, मैं उसका भी नाम बताती हूँ आप सबको। वो इतना अच्छा पर्सनालिटी और नार्सिज्म पे काम करती है ना, मुझे एग्जैक्टली उसका नार्सिज्म, उसे सुनिएगा, मैं आप लोगों के सामने इसलिए भी बोल रही हूँ। हाँ, उसका नाम है मेडिकेयर, वैसे उसको तो कुछ मेड सर्कल उसका चैनल है। वो नार्सिज्म पे काम करती है, सारा सारा उसका काम नार्सिज्म पे ही है। और जो मेल रॉबिन है ना, मेल रॉबिन तो बहुत ज्यादा किताबें उसने मेंशन की हुई हैं, और वो भी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे ही काम करती है। तो जो आप लोगों का है ना कि वाकई में पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि यही तो असल चैलेंज इंसानी फितरत का सबसे कॉम्पिटिटिव जो पार्ट है ना, वो उसकी ट्रेड्स हैं, वो उसकी थिंकिंग है, वो उसके थॉट्स हैं, वो उसका स्टीम है, वो उसका ईगो है। जैसे हम फ्राइड को पढ़ते हैं, और फ्राइड तो हमेशा हमारी 3 लेयर्स को टच करता है पहले। तो सबसे ज्यादा वहीं पे डिस्टरबेंस अगर हो जाती है क्लाइंट की, तो उसको रिजॉल्व करने पे, और असवद जैसे आपने कहा, यू आर राइटली सेड, वहां पे बड़ी बड़ी चैलेंजिंग आ जाते हैं। वहां पे एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है, इस तरह से सिचुएशंस के साथ डीलिंग के लेवल पे। लेकिन असल में ना, जो एक चीज इन सारों में फंसी होती है, बेस लाइन के फैक्टर्स नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे होते। जैसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी इम्बैलेंस हुई हुई है, या स्टमक अपसेट है, या कोई बैक एंड पे ट्रॉमा हुआ है। यहाँ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर अननोन अननोन जो प्री रिजिकेट्स, हम जिसे कहते हैं ना कि जो फैक्टर्स है ना, उनकी डेप्थ तक नहीं बंदा जा पा रहा होता, क्योंकि इतनी वो अपने आप को उसने इतना छुपाया होता है, इतना होल्ड किया होता है, कि वो उसके विंडोज खोलते 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 हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां इंसाइट नहीं होती, मैक्सिमम टाइम इंसाइट नहीं होती। तो जहां इंसाइट नहीं होती वहां चैलेंज होता है। अगर इसको मैं आसान, इनसाइट का मतलब, जब आप कबूल ही नहीं कर रहे कि आप इस प्रॉब्लम में हो, तो आप फिर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हो ना। आई होप मैंने आंसर कर दिया हो। कुछ और पूछना चाह रहे हैं बच्चों? नो मैम, ओके। थैंक यू। किसी और का सवाल? मैम रिलैप्स क्यों होता है मोस्टली जो डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस में? बहुत अच्छा सवाल है मरियम। रिलैप्स ये होता है कि जिस कंडीशन में आप थे पहले, आपने इलाज करवाया और उस इलाज को सस्टेन नहीं कर पाए, और आपके दोबारा से वही साइन और सिम्टम्स आए, और आप रिलैप्स पे चले गए। रिलैप्स यानी आप दोबारा उन्हीं उन्हीं कैफियत में चले गए। तो ये जो साइकिल है ना, हर बीमारी के अंदर, हर ये मेडिकल इलनेस के अंदर भी, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के अंदर, और डिसऑर्डर्स के अंदर भी, रिलैप्सेस के चांसेस 60 to 70% होते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते कि 100% क्योर है, कि कोई भी मॉलेज ये नहीं कह सकता रिलैप्स के चांसेस। अब देखो, जैसे हम कह रहे हैं हेपेटाइटिस सी साइलेंट किलर है, सो जाता है जाके, वो कहाँ पे, आपके लिवर के अंदर किस तरह से सो रहा होता है, सिरोसिस क्रिएट कर रहा होता है। इसी तरह से कोई भी ट्रॉमा, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी थॉट, कोई भी ऐसी आपकी विरासती तौर पर, यानी जेनेटिकली आपने ट्रांसफर कोई डिजीज की हुई है, तो वो उसके रेजिड्यूल्स पड़े होते हैं। वो किस ट्रिगर से जागते हैं वो पता नहीं, तो वो रिलैप्स वहां पे भी आ सकता है। एक्टिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं और पैसिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो रिलैप्स का मीनिंग होता है कि दोबारा से उसी कैफियत में जाना। इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि इलाज की नौयत क्या चली है, और पेशेंट अपने लेवल पे किस तरह से उसको मैनेज कर पा रहा है। बहुत से लोग रिलैप्स होके इंटेंसिटी को उसी वक्त अपने नॉलेज के साथ कनेक्ट होते हैं और जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं। यानी वो 10 की इंटेंसिटी पे अगर उन्होंने, उनका डिजीज शुरू हुआ, और वो रिलैप्स होने के उनके 5 से 6
6 से 7 पे रिलैप्सेस उनके बिल्ड हो रहे हैं, तो वो अपने नॉलेज के साथ मुकम्मल ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ प्लान, सेल्फ मैनेजमेंट, फैमिली सपोर्ट, मतलब कोहेसिव है ना ये सारा का सारा, ये सारी चीजें उसकी चल रही हैं, तो उसकी बेसिस पे उसकी जो रिलैप्सेस के चांसेस है ना वो 4, 5, 3 पे भी चले जाते हैं, और जाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को देखती हूँ, बहुत से लोगों के रिलैप्सेस हल्के फुल्के आते हैं, लेकिन वो क्योंकि मैं यहाँ पे तो हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताती चलूं, जैसे मेरा कैलेंडर जो है अपने पेशेंट का, जो मैंने बखुदा करे कि मैं उसी तरह से काम करती रहूं और लोग भी मेरे साथ चलते रहें, 2030 तक, मतलब अगर मैं कहूँ 10 से 15 क्लाइंट का मैंने 2030 तक क्लाइंट का बनाया हुआ है, जो चल रहे हैं, जो नए आ रहे हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, ये वो सारी, लेकिन उन लोगों का ट्रीटमेंट प्लान इतना बना हुआ है, 3-3 साल चलते हैं, 4-4 साल चलते हैं, 5-5 साल। 2011 का भी पेशेंट अभी तक मेरे साथ कनेक्ट है, 2015 का भी कनेक्टेड है, 2016 का तो मैं अभी तक इलाज कर रही हूँ। तो मतलब ये रिलैप्सेस आते हैं, इसीलिए आप थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट रहते हो। तो आप लोगों की जॉब ये नहीं है कि क्लाइंट आया तो आपने इस बेस पे कभी भी अपने क्लिनिक को रन नहीं करना कि बस आज क्लाइंट आया है और बस। क्लाइंट के साथ अगर आपका रिश्ता बन गया ना, तो वो बन जाता है। बहुत सी फैमिलीज मुझे कहती थी ना, आप हमारी फैमिली थेरेपिस्ट हैं, तो वो बहुत से लेवल पे फिर आप कन्वर्ट होते जाते हो। तो रिलैप्सिस के लिए प्रिपेयर करना होता है, इसीलिए रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान हर सेशन के अंदर डालना है आप लोगों को। ये एक क्विक सजेशन है यहाँ पे, आप साइकोलॉजिस्ट हो सारे, इंशाल्लाह लेटर ऑन जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो प्रिवेंशन प्लान यूजुअली साइकोलॉजिस्ट नहीं डालती, तो रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान डाला जाए तो रिलैप्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ कर दिया मरियम, मुझे आइडिया है कि आप जिस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा उसको ज्यादा एड ऑन कर दिया। जी, किसी और का सवाल? मैम बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन मतलब मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रेगुलरली हम बैठे होते हैं, या चले हम किसी क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स को ना अपने आप को विक्टिमाइज करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। ठीक है कि सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है, मैं मासूम हूँ, ठीक है, सब मेरे साथ ही गलत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने एक क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है कि वो अपनी एक्टिविटीज पर, अपने बिहेवियर्स पर रिफ्लेक्ट करे। देखो, विक्टिमाइजेशन से ज्यादा उसे अटेंशन चाहिए होती है, वो सेल्फ सूदिंग में जा रहा होता है, एम्पैथेटिक बिहेवियर्स की, अब बार बार चीख के वो कह रहा होता है मुझे देख लो, मुझे प्यार करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे केयर दो, मैं निग्लेक्टेड हूँ, या मैं अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ या अकेला फील कर रहा हूँ। इस तरह से भी होता है, तो हमें पहले विक्टिमाइजेशन के लेवल पे ना पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो अटेंशन गेनिंग बिहेवियर में है, सिंपैथी चाह रहा है, केयर चाह रहा है, लव चाह रहा है, कौन सा ऐसी जो उसकी लॉस्टिंग फेज है जिसकी बेसिस पे वो बार बार क्राई करता है और खुद को उस कटारे में लेके जाता है और कहता है कि नहीं, या खुद को जस्टिफाई कर रहा है या खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, देर आर सो मेनी लेयर्स कम्स अप व्हेन पर्सन इज सेइंग ओ मेरे साथ ही ये हुआ, तो वहां पे क्या पीछे कोई गिल्ट है, क्या विक्टिमाइजेशन इस वजह से भी कर रहा है कि वो अटेंशन चाह रहा है, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो आपने सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना है, और इस तरह के क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्रेम ड्राफ्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद के, आप पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ केयर से सेल्फ मैनेजमेंट पे, सेल्फ मैनेजमेंट पे इमोशन रेगुलेशन पे, इमोशन रेगुलेशन से सेल्फ क्योरिटी पे लेके आते हो उसको। एकदम से आप उसे जब कहोगे ना देखो वो ऐसा है, तो वो आपका वहां तो मुंडी हिला देता है। उसके बाद वो कहता है कि नहीं और इसने मुझे तो समझा ही नहीं, इसने तो मुझे, तो ये 3 सिटिंग के बाद आप उसको क्या करते हो, चैलेंज पे लेके जाते हो। यानी स्टार्टिंग में ये 3 सिटिंग में इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर वो आ रहा है तो, अगर वो नहीं आ रहा और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तो आपने कॉशन जरूर दे देना है। आपने क्वेश्चन इस तरह से देनी है कि मुझे नहीं आइडिया कि अगला फ्रेमवर्क आपका क्या बनेगा, किस तरह की स्कोरिंग बनेगी, अगली मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन आपको ना अपने हवाले से जरूर देखना है कि यार आप कैसे रोल अपना निभा सकते हो। यूज दिस लाइन, एटलीस्ट दिस लाइन, टू जस्ट वो जो डोर ओपन करने की स्ट्रेट लाइन होती है ना, वो नॉक हो जाए आपकी कम से कम, ताकि पेशेंट उस लेवल, और पेशेंट ये जो सुनते हैं कम से कम ये बाद में साइकोलॉजिस्ट की या कोई भी प्रोफेशनल की लाइन वो बाद में रिपीट करके जरूर देखते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो सही है या नहीं है या कुछ भी, ये ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, प्रैक्टिस जरूर करते हैं।